आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा, आज से कई परियोजनाओं का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। अयोध्या जाने वालों सावधान, दीपोत्सव को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन, गोरखपुर से गोंडा तक बदला रूट। एकनाथ शिंदे के बराबर ताकत मगर कद तीसरे दर्जे का। स्क्रू ड्राइवर से AK-47 तक, अखनूर में आतंकवादियों के मंसूबे को समझ सेना भी हैरान। MVA और महायुति ने 15 सीटों पर क्यों रखा सस्पेंस बरकरार। कहीं 143 तो कहीं 77 मरे, गाजा से लेबनान तक बिछी लाशें। इस्लामिक नाटो में आतंकवादियों के पनाहगार पाक का क्या काम, 25 देशों के संगठन का भारत पर क्या होगा असर। सोने की ऊंची कीमतों का खरीदारी पर नहीं दिखा असर, खुदरा बाजारों में 60,000 करोड़ का कारोबार। सिंघम अगेन में दिवाली नहीं, इस वजह से रखा गया रामायण का प्लॉट। और भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से रौंदा, सीरीज 2-1 से जीतकर किया कमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 और 31 अक्टूबर को गुजरात दौरे पर होंगे। इस दौरान वह एकता नगर भी जाएंगे, जहां वे विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यह दौरा न सिर्फ एकता नगर के विकास को नई गति देगा, बल्कि राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर भी विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री 30 अक्टूबर को शाम 5 बजे केवड़िया एकता नगर पहुंचेंगे, जहां वे लगभग 280 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ट्रैफिक सर्कल्स, स्मार्ट बस स्टॉप, CESL कार चार्जिंग पोर्ट, 4 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना और इंटेंसिव केयर यूनिट ऑल व्हील्स शामिल है। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम के चलते बाहरी जिले के व्हीकलों को रामनगरी में प्रवेश से रोक दिया गया है। 30 अक्टूबर को रामनगरी में आयोजित होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम में देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। इसे लेकर 29 अक्टूबर की रात 12 बजे तक लखनऊ अयोध्या हाईवे पर अयोध्या की ओर से वाहन रोके जाने लगे। दीपोत्सव कार्यक्रम के लिए यातायात पुलिस ने वाहनों के आवागमन के लिए बाह्य और अंतर जनपदीय रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है। ये डायवर्जन 29 अक्टूबर को रात 12 बजे से 31 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा। अयोध्या के दीपोत्सव के चलते सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। शहर को 14 जोन और 40 सेक्टर में बांटा गया है और निगरानी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक 2000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और यातायात डायवर्जन लागू किया गया है। बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी समेत कई खास अतिथि बुधवार को दीपोत्सव में शामिल होंगे। ATS और STF की टीमें भी एक्टिव मोड पर है। मंगलवार को रिहर्सल के साथ सुरक्षा तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। महाराष्ट्र चुनाव का मंच सज चुका है। मंगलवार को नामांकन की आखिरी तारीख खत्म हो गई। दोनों प्रमुख गठबंधनों के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया, लेकिन कई सीटों पर मामला अब भी उलझा हुआ है। कम से कम ऐसी 15 सीटें हैं जहां गठबंधन के सहयोगी दलों ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं। इस बीच सबसे बड़ी चर्चा NCP नेता नवाब मलिक की उम्मीदवारी है। भाजपा के कड़े विरोध के बावजूद अजित पवार ने उन्हें और उनकी बिटिया को टिकट थमा दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि NCP प्रमुख अजित पवार के साथ रहते हुए भी भाजपा से पंगा ले रहे हैं। भाजपा ने मंगलवार को एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि वह नवाब मलिक के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेगी। उसने कहा है कि पार्टी ऐसे किसी व्यक्ति के लिए प्रचार करने के बारे में नहीं सोच सकती जिसका दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध रहा है। खैर, अब सवाल उठता है कि अजित पवार भाजपा से पंगा क्यों ले रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के जानकारों का कहना है कि अजित पवार जिस उद्देश्य से महायुति के साथ आए थे, वो उद्देश्य कहीं न कहीं अधूरा रह गया। वह NCP पर कब्जा कर करीब एकनाथ शिंदे जितनी ताकत के साथ महायुति में शामिल हुए, लेकिन उनको कभी भी शिवसेना शिंदे गुट के बराबर की हैसियत से नहीं देखा गया।
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। सेना के जवानों ने मंगलवार को 2 और बुधवार को 1 आतंकी को मारा। आतंकियों को मारने के लिए सेना ने 27 घंटे तक अपना ऑपरेशन जारी रखा। ये आतंकी अखनूर सेक्टर के पास गाँव के जंगली इलाके में छिपे थे। सुरक्षा बलों ने खौर के जोगवान गाँव में असन मंदिर के पास छिपे आतंकवादियों को मारकर आतंकी हमलों का बदला लिया। ये आतंकी बहुत खतरनाक मंसूबों के साथ घाटी में दाखिल हुए थे। इसकी पुष्टि उन हथियारों और जखीरों से होती है जो इन आतंकवादियों के पास से मिले। इसे देख खुद सेना भी हैरान रह गई। भारतीय सेना के मुताबिक 27 घंटे तक चले अखनूर एनकाउंटर में 3 आतंकवादी मारे गए। उनके पास से भारी संख्या में गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की समय सीमा खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी करीब 15 सीटों पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सत्तारूढ़ गठबंधन ने अभी तक 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। वहीं विपक्षी महाविकास अघाड़ी कांग्रेस, शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और राकांपा के शरद पवार गुट ने आधिकारिक तौर पर 11 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। बीजेपी ने अब तक 152 उम्मीदवार, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 80, तो वहीं अजित पवार के गुट राकांपा ने 52 प्रत्याशी उतारे हैं। इसमें वे सीटें भी शामिल है जो उन्होंने छोटे दलों को दी है। भाजपा ने 4 और शिवसेना ने 2 सीटें सहयोगी पार्टियों को दी है। इजराइल एक और, लेबनान में हिजबुल्लाह तो फिलिस्तीन में हमास से युद्ध कर रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच एक बार फिर लेबनान से लेकर गाजा में लाशें बिछ गई है। इजराइल ने सदर्न लेबनान और गाजा में घातक हमला कर कत्लेआम मचा दिया है। इजराइल के हमले में गाजा में 143 लोगों की मौत हो गई, जबकि सदर्न लेबनान में 77 से अधिक लोगों की मौत हो गई। हमास और हिजबुल्लाह के आतंकियों के मारने की कसम खाए इजराइल ने मंगलवार को लेबनान और गाजा में बमबारी कर दी। इसके बाद हर ओर चीख पुकार मच गई। दरअसल इजराइल का दक्षिणी लेबनान में घातक हमला जारी है। लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के बाद भी इजराइल चैन की सांस नहीं ले रहा है। मंगलवार को उसने सिडोन शहर के पास सराफंद और हरेन सईदा में लेटेस्ट हवाई हमले किए, जिनमें करीब 77 लोग मारे गए। इनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वहीं अल जजीरा ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि मंगलवार को गाजा में इजरायली हमलों में कम से कम 143 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें से 132 युद्धग्रस्त क्षेत्र के उत्तर में मारे गए। आतंकवाद और दूसरी चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया के 25 से ज्यादा मुस्लिम देश अमेरिका के सहयोगी संगठन नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की तर्ज पर एक नया संगठन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस्लामिक नाटो में सऊदी अरब, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, बहरीन, तुर्की, मिस्र, बांग्लादेश, मलेशिया और अफगानिस्तान जैसे देश शामिल हो सकते हैं। इस्लामिक नाटो का लक्ष्य भले ही आतंकवाद से लड़ना हो, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश जिस संगठन का अहम सदस्य होगा उसका आतंक पर क्या रुख होगा, ये पूरी दुनिया को मालूम है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में नाटो के 32 सदस्य हैं, जिनमें ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और तुर्की शामिल है। इनका मकसद एक दूसरे की सामरिक मदद करना है। अब उसी रास्ते पर कुछ मुस्लिम देश भी चलना चाहते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के मुताबिक धनतेरस पर 2 दिन में देश भर के खुदरा बाजारों में करीब 60,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। यह पिछले साल धनतेरस पर हुई 50,000 करोड़ की खरीद बिक्री से 20% अधिक है। कुल बिक्री में अकेले दिल्ली की हिस्सेदारी 12 से 13% रही। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया है कि बेहतर मानसून और फसलों की अच्छी बुआई के कारण ग्रामीण इलाकों में भी अच्छा माहौल रहा। कुल 60,000 करोड़ की खुदरा बिक्री में सोने चांदी की हिस्सेदारी करीब 22,500 करोड़ रुपए रही। खुदरा बाजारों में करीब 25 टन सोना बिका। वाहनों की बिक्री भी बीते धनतेरस के 5,000 करोड़ से बढ़कर 7,000 से 8,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, कपड़ों, आर्टिफिशियल आभूषण, फुटवेयर, सजावटी सामान, झाड़ू, दिए और अन्य उत्पादों की बिक्री में भी तेजी रही। अजय देवगन स्टारर फिल्म सिंघम अगेन का फैंस पलके बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। फिल्म इस दिवाली सिनेमा घरों में दस्तक देने के लिए तैयार है।
फिल्म के ट्रेलर से पता चलता है कि सिंघम अगेन में रामायण का प्लॉट है। ऐसे में सभी को लग रहा है कि फिल्म के दिवाली रिलीज के चलते मेकर्स ने फिल्म की कहानी रामायण पर बेस्ड रखी है। हालांकि अब सिंघम अगेन के राइटर ने इसकी असल हकीकत बता दी है। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सिंघम अगेन की कहानी मिलाप जावेरी ने लिखी है। फिल्म के रिलीज से पहले मिलाप ने खुलासा किया है कि फिल्म की कहानी में रामायण का प्लॉट दिवाली की वजह से नहीं है, ये महज एक इत्तेफाक है। सिद्धार्थ कानन को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि फिल्म तो पहले 15 अगस्त को रिलीज होनी थी, इसका दिवाली से कोई कनेक्शन नहीं था। भारत ने तीसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ भारतीय महिलाओं ने 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला को 2-1 से जीत लिया है। अहमदाबाद में खेले गए सीरीज के तीसरे मैच में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 232 रन बनाए थे। जवाब में टीम इंडिया ने 34 गेंद शेष रहते मुकाबला और सीरीज दोनों अपने नाम किए। स्मृति मंधाना ने खराब फॉर्म के सिलसिले को समाप्त करते हुए शानदार शतकीय पारी खेली। इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। भारतीय गेंदबाजी शुरुआत में कीवी टीम पर हावी रही, क्योंकि न्यूजीलैंड के 5 विकेट 88 रन पर गिर गए थे। उसके बाद ब्रुक हैलिडे और इसाबेला गेज की बीच 64 रनों की साझेदारी ने मेहमान टीम की वापसी कराई। ब्रुक ने 88 रन की पारी खेली। उनके अलावा न्यूजीलैंड टीम का कोई भी खिलाड़ी 40 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। इसी सीरीज में अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने वाली दाएं हाथ से लेग स्पिन गेंदबाजी करने वाली प्रिया मिश्रा ने 2 अहम विकेट लिए।